इस्लामी खलूस नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमान ख़ुसूसी में डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर। आज के प्रोग्राम निज़ाम तालीम और तालीम, ये हमारा मौज़ूए गुफ्तगू होगा। अमूमन आप देखते हैं कि टीवी प्रोग्राम्स में आप एक्सपर्ट से बातें सुनते हैं कि तालीम के बारे में और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में, लेकिन आप देखें कि जो हमारी सोसाइटी में जो तालीम है उसके स्टेक होल्डर्स वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, तलबा व तालिबात हैं। आज हम एक्सपर्ट्स की बजाय तलबा की राय जानते हैं कि निज़ाम तालीम क्या है और तालीम क्या है। मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। सादिया मजीद टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ में फैकल्टी मेंबर हैं। थैंक यू मैडम, आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया। सना बशारत, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शाहज़ेब आसिम, राबिया खालिद, तीनों जो स्टूडेंट्स हैं इनका ताल्लुक़ मैस मीडिया से है। इनकी आमद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैडम, हम गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि ये जो टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ है और इसकी मलेशियन यूनिवर्सिटी लिंकन के साथ कोलैबोरेशन है, तो ये क्या सिस्टम है? ये क्या हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम है या कोई एक नया निज़ाम है? इसके बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइए। देखें, इसके बारे में टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ ये एफिलिएटेड है मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ, और ये ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। आपको भी पता है हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम में बच्चा यूनिवर्सिटी में गया, मेरिट मिला ना मिला, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर भारी भारी फ़ीसें उसको देनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ मेरे ख्याल में वो वाहिद इदारा है, और मेरा इसको ज्वाइन करने का मतलब पर्पज़ भी यही है कि एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ आया। एक तो ये एफिलिएटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ। सेकंड, ये आपके स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड दोनों स्कॉलरशिप्स अवार्ड कर रहा है। थर्ड, इसका करिकुलम भी वहाँ यूनिवर्सिटी से आता है। इसकी सारी एकेडेमिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से कंट्रोल होती हैं, वहाँ से सुपरवाइज़ की जाती हैं। यहाँ पे जो लेक्चरर्स हमने हायर किए हैं वो लेक्चरर सिर्फ अपने लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, इवन दो द लेक्चर्स आर मॉनिटर्ड बाय द लिंकन यूनिवर्सिटी इन मलेशिया। फिर यहाँ जो पेपर होते हैं, पेपर आपका इंस्ट्रक्टर बना रहा है, पेपर वहाँ टैली होते हैं, वहाँ से फिर ओके होते हैं, फिर हम यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, वो फाइल में सारा प्रोसीजर लगता है। और इवन दो कि आपका जो जितनी आपकी आफ्टर सेमेस्टर जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी फिर जो बच्चों ने पेपर किए हैं, खाली आपने यहाँ पाकिस्तान में देखा होगा ना, और इवन के पाकिस्तान में और बहुत सारी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जी ये एफिलिएटेड है, वो एफिलिएटेड। जब आप जाओ तो 2 साल बाद HEC कहता है जी इसके हाथों आप जो है ना कहीं फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं। मैं तो चशमदीद गवाह हूँ टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ की कि मतलब मेरा आप मैडम बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कर रही हैं कि जो हम देखते हैं कि अखबारात में बाकायदा हायर एजुकेशन कमीशन एक ऐड देता है कि इन इदारों में आप दाखिले ना लें। और आप देखें कि जो शहर में लोग हैं वो तो देख सकते हैं उनको, लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो तो उसको देख भी नहीं सकते कि किस में दाखिला लेना है। कितना सेटबैक होता है जब उनको आफ्टर 2 इयर्स पता चलता है। यहाँ तो ऑब्वियसली पता है। मैं मतलब मेरे HEC के मेंबर्स ने खुद मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया यहाँ हायरिंग से पहले, तो इट मीन्स कि ये एक जेन्युइन इदारा है और बहुत बड़ा ग्रुप है। और टेक्निकल आगे जो यहाँ पे हम करवा रहे हैं BS मैथ्स कॉम, इनिशियली BS कंप्यूटर साइंसेज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फर्दर फार्मास्यूटिकल लॉ, और मतलब जितने इसके फ्लोर पास हुए हैं और मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का हमें HEC ने अलाउ किया है उसके अकॉर्डिंग बच्चों का जो इनटेक आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि बच्चे को 45 और 40,000 हम फ़ी ले रहे हैं, बाकी उसको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं। और फिर वो 4th सेमेस्टर के बाद इन 5th सेमेस्टर ही कैन गो टू द मलेशिया फॉर द कंप्लीशन ऑफ हिज डिग्री। एक सेमेस्टर के लिए या दो सेमेस्टर के लिए? नहीं, वो अब मतलब जैसे अब BS है ना, ये 4 साल का प्रोग्राम है, वो 4 सेमेस्टर यहाँ पड़ेगा और 4 सेमेस्टर वहाँ पड़ेगा। जो मेजर है स्पेशलाइजेशन वो जाके वहाँ करेगा। तो देखें यहाँ से समझ आता है ना कि एक जेन्युइन डिग्री इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक जेन्युइन इदारा है। मतलब खाली ऐसे नहीं है कि आपने एक बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगा ली और इश्तेहार लगा दिया कि जी बच्चे आए और आके पता चले कि ना कोई पढ़ाने वाला है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फैकल्टी है, बेहतरीन हमारे डीन साहब हैं,
बेहतरीन रेक्टर साहब हैं, और मतलब एक आपने भी अंदर उधर विज़िट करके एक दफ़ा आपको करवाया था, आपने देखा था कि अंदर बेहतरीन लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है। मतलब जैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपका इस वक्त जो आपकी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है वो 1.5 लाख ईच सेमेस्टर आपसे चार्ज कर रही है, और फिर बच्चे को वो वाला प्रॉमिस नहीं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना वो उसको वो आफ्टर द डिग्री वो गेट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉमिस कर रहा है वो गेट कर रहा है और वो करेगा इंशाल्लाह। मैडम बड़ी अच्छी आपने बात की है कि किसी भी इदारे की जो पहचान है वो उसकी फैकल्टी होती है। बिल्कुल, अगर फैकल्टी अच्छी है तो वो इदारा अच्छा। वी ऑलवेज सजेस्ट द पीपल to get admission in which institution that has very rich faculty। तो जो अगर आपकी फैकल्टी वीक है तो जितनी मर्जी बिल्डिंग खूबसूरत हो उसका कोई फायदा नहीं है ना। आप यहाँ पे आसमान तक कैंपस बना लें, ठीक है, जी जी, फैकल्टी आपका फेस है। आपने कितनी अच्छी फैकल्टी, कितनी अच्छी वो रिसर्च जानती है, वो कितना अच्छा जानती है कि तालीम व तहकीक क्या चीज़ है, जितना अच्छा आपका इंस्टीट्यूट आपको उस तरफ लेके जाएगा। अब इन बच्चों को, इनका समर सेमेस्टर ख़त्म हुआ, हमने इनको घर नहीं बैठने दिया, हमने इन्हें कहा कि आप आएँ और आके यहाँ पेड इंटर्नशिप 1 महीने की करें आप आके। मतलब बच्चों का समर सेमेस्टर होता है, वो घर में बैठ जाते हैं, उनको कोई ऐसा कोई रिसर्च कोई एक्टिविटी नहीं मिलती, और मतलब एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है और वेस्टेज ऑफ टाइम है और बच्चों के माइंड्स को स्पॉइल कर रहा है। रिसर्च की तरफ हम मैडम आते हैं। सना बिशारत, आप मैथ मीडिया की स्टूडेंट हैं और यकीनन आपने पीछे ट्रेडिशनल एक मेथड से गुजरे हैं और अब आपके लिए एक नया जहान है आपके सामने। जो आपने देखा स्कूल में, कॉलेज में जो एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था, यहाँ पे भी आपने देखा, तो क्या आपके जहन में आता है कि क्या आप महसूस करते हैं इस लिहाज से स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप के हवाले से? ऐसा है कि स्कूल लाइफ में स्टूडेंट्स और टीचर्स का ऐसा ताल्लुक़ होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं टीचर्स को, और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन उनमें मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ज़्यादा है। अगर उस्ताज़ा और स्टूडेंट्स को देखा जाए तो एक दूसरे को अगर वो अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को अच्छे से कम्युनिकेट करें, तो वो आपके लिए कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। अगर हमारी बेस बनती ही स्कूल में है, अगर स्कूल में हमारी ठीक तरह से बेस नहीं बनेगी, हमारी पहली दरसगाह तो हमारे घर पे है, और ज़्यादातर तो हम सीखते हैं अपने टीचर से। अगर हम अपने टीचर से नहीं कुछ सीख रहे, स्कूल लाइफ में नहीं सीख रहे, हम कॉलेज में भी कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज लाइफ तो ऐसी है कि हम खुद पे डिपेंड करते हैं। अगर हम घर पे मेहनत करेंगे, घर से पढ़ के आएंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। फिर जब हम आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तो वो हमें इस तरह का माहौल बचपन से ही मिला होता है कि हम ना तो वैसे ट्रीट करते हैं टीचर्स को एज अ स्टूडेंट, और ना टीचर हमारे साथ वैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स चाहते हैं। तो ये हमेशा कम्युनिकेशन बैरियर हमेशा रहता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान। क्या व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या बस बैरियर का आप क्या मतलब ले रही हैं? मसलन एक जो स्कूल लेवल है उसमें टीचर्स को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, या जो महकमा तालीम है स्कूल का उसको क्या करना चाहिए कि जो आप महसूस कर रही हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा सकता है? टीचर्स को चाहिए कि जिस तरह का बच्चा बिहेव रखता है उसको उसी तरह से टैकल किया जाए, उसी तरह हैंडल किया जाए। होता है ना कि वो कुछ होते हैं बच्चे के, कुछ बच्चे होते हैं कि जो बातों से भी मान सकते हैं और कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसा ही है कि हमें जैसा बच्चा है उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने तो उसकी पाबंदी लगाई कि उसको आप पनिशमेंट या फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते। नहीं, फिजिकल टॉर्चर की तो मैं बात ही नहीं कर रही। फिजिकल टॉर्चर करेंगे लातों के भूत आपने कहा। जी, तो ऐसा है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम लातों के भूत उसको नेगेटिव वे में ही लिया जाए। बस मतलब तो उसका यही है लातों का। आप कोई अगर नया उसको मोड़ देना चाहती हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। कि इसका क्या मतलब बनता है? मतलब कि अगर बच्चा सख्ती से पढ़ना चाह रहा है तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं कि पनिशमेंट उसको किसी बुरे तरीके से, यानी डंडे शंडे ना मारे जाए, बस वैसे उनको थोड़ा सा सख्त जो है ना वो बिहेवियर के साथ। जी, सख्त बिहेवियर के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी समझते हैं। शाहज़ेब साहब, आपने वैसे इस क्वेश्चन तो ये मुझे करना चाहिए था सना बिशारत से कि जो औरतों की तालीम के जो मसाइल हैं, तो लेकिन मैंने इसको चेंज किया है कि आप क्या महसूस करते हैं। मेल जो है वो आप 3 ख़वातीन के दरमियान में बैठे हुए हैं कि आप कोई अगर इधर उधर की बात करें तो ये आपको ज़रा समझा सकेंगे भी क्या है, तो क्या मसाइल आप महसूस करते हैं? सर एक्चुअल जो तलीम निस्वां है ना वो मतलब अगर ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो वो तो नहीं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में
तलीम नस्वां को बहुत इन्होंने ना मतलब ख़त्म कर दिया हुआ है एक किस्म का। लाइक इंटर के बाद जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो अपनी बेटियों को, बहनों को आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। और देखा जाए तो तलीम नस्वां के ऊपर हमारे दीन ने भी एक बड़ा शुरू से ही फोकस किया है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अब एक मर्द की तलीम है। नहीं, आप ये देखें कि अभी तो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हुई है पहले माजी की निस्बत। तो आप दो हमारे कंपोनेंट हैं हमारी सोसाइटी के, एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ पे बेटियों को शुरू से लेके पढ़ाते हैं और उन्होंने बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स पैदा किए हैं। जो रूरल एरिया था वहाँ पे ये था, हमारे कल्चरल बॉन्ड्स थे, फिर फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से ख़वातीन को डिस्करेज किया जाता था तालीम के लिए। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल नहीं है। इस टाइम भी अगर कुछ एरियाज़ में देखा जाए वहाँ पे अपनी बेटियों और बहनों को नहीं भेजा जाता तालीम के लिए। उसमें कुछ सोसाइटी के ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। लेकिन अगर तो मतलब देखा जाए एक मर्द की तलीम उसकी सिर्फ उसी के हदूद तक रह जाती है, लेकिन एक औरत जो है उसने पूरा ख़ानदान लेके चलना होता है। मतलब औरत है उसने आगे से अपने ख़ानदान के, अपनी शौहर की, अपने बच्चों की तलीम और तरबियत करनी होती है। तो तलीम नस्वां मतलब देखा जाए तो मर्द ने तो तलीम गेट करनी है, उसके लिए उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेबल होना है, हर चीज़ के लिए उसने एक फ़ैमिली देखनी है। मर्द की तलीम तो एक है ही, लेकिन औरत की तलीम की क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि उसने एक अपनी फ़ैमिली को लेकर चलना है, उसने एक फ़ैमिली को रिप्यूट करना है, उसने एक अपना फैमिली के बाद जो अपनी सोसाइटी है और अपने बच्चे हैं उनको भी उसने उस हवाले से उनकी तलीम और तरबियत करनी है। तो इसके लिए तलीम नस्वां है वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक जब तक ख़वातीन उसमें बाकायदा हिस्सा नहीं लेंगी तो हमारी सोसाइटी बहुत पीछे रह जाएगी। और बहुत अच्छा किरदार अदा किया है ख़वातीन ने। तो राबिया खालिद, आप बताएं कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ोर है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। वो कहते हैं जी कि प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वो एक साइड पे और सोशल मीडिया ने डोमिनेट कर लिया है। ठीक, तो क्या आप समझती हैं कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर हमारी एक लर्निंग ज़्यादा हो रही है, यूथ लर्निंग, या नफ़रत या टिकटॉक या इस तरह की जो फजूलियात हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा रुझान है, या हमारी जो लर्निंग ज़्यादा हो रही है? आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? सर मेरा इसके बारे में कहना ये है कि सोशल मीडिया की तरफ रजू ज़्यादा है स्टूडेंट्स का। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर जो स्टूडेंट्स बाहर नहीं जाके पढ़ सकते, जो प्राइवेट स्टडी करना चाहते हैं घर बैठ के ऑनलाइन, इसको हम प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर जैसे कि शाहजेब ने बात की ख़वातीन के बारे में, खातून को अक्सर ज़्यादा होता है कि अक्सर अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो तो बाहर आ जा सकती हैं, लेकिन जो मैरिड होती है जिन्हें पढ़ने का शौक़ होता है, क्रेज़ होता है, वो फिर प्राइवेट स्टडी को ऑफ़र करती हैं कि वो घर ऑनलाइन बैठ के स्टडी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो ये जो वो तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी कर सकती हैं। तो सोशल मीडिया में एक लर्निंग आप देखें ना, एक लर्निंग वैसे है लर्निंग और अवेयरनेस जिसको कहते हैं, और एक ये है कि कोई डिग्री के लिए काम करना जी। तो आप क्या समझती हैं कि जो घर में ख़वातीन होती हैं, बाहर नहीं आ सकती किसी भी लिहाज से, या वो फ़ीस नहीं दे सकती, तो आप क्या समझती हैं कि उनके लिए ये सोशल मीडिया बेनिफिशियल है या नुकसानदेह? क्या उसको फ़ायदा दे सकता है? सर ये सोशल मीडिया बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर तो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको गूगल, सबसे बड़ा ज़रिया तो गूगल है। गूगल पे आप कुछ भी स्टडी से रिलेटेड सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एक टॉपिक पर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया का मेरे ख्याल है अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो वो एक बहुत बड़ी मैडम सादिया, आपने बात की कि जो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, लाइब्रेरी है, इस तरह कुछ, लेकिन जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर, हमने पिछला इस पे टेली न्यूज़ के ऊपर, ये पिछला हमारा प्रोग्राम इसी के ऊपर ही था, लैंग्वेज बैरियर के ऊपर, कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मादरी ज़ुबान तो है पंजाबी, कौमी ज़ुबान उर्दू, मजहबी ज़ुबान अरबी, और इंटरनेशनल या जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। इंग्लिश है। 4 ज़ुबानें एक स्टूडेंट को सीखना पड़ती, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिहाज से आपका जो टैलेंट इंस्टीट्यूट है, क्या इसने कोई स्पेशल कोर्सेज रखे हैं? क्या कोई ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है कि उनकी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव की जा सके? पहले तो सर इस पे 2 पॉइंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट है।
वो मैं आपको पहले बता दूं कि मतलब पर्सनली बीइंग अ लेक्चरर, आई एम अ PhD स्कॉलर एज वेल, जो मैंने अपने मैथ्स कॉम की सारी इसमें देखा, उसमें लैंग्वेज बैरियर जो आज की नस्ल में है, डैट इज़ ड्यू टू रोमन। इसने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, इनकी ज़ुबान का, इनके तलफ़ुज़ का। इनको पता ही नहीं है कि हमने उर्दू बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से उठ के आए हैं, हमें तब भी नहीं पता कि हमने इंग्लिश प्रॉपर लिखनी। टैलेंट इंस्टीट्यूट इस हवाले से ना स्पेशल उसके अपने सब्जेक्ट्स हैं, राइटिंग टेक्निक्स है, राइटिंग स्किल्स हैं, और बजाते ख़ुद में मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको मैं लिखवाती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि वीडियो, क्योंकि ये सर आपको पता है ये वाली नस्ल है, ये इसके ऊपर ज़्यादा जल्दी सीखती है। तो इनको मैंने कहा है कि अगर आपको अपने बोलने में या इस तरह कोई प्रॉब्लम आता है तो 5 मिनट की वीडियो अपनी बनाएं, कोई कंटेंट लिखें किसी भी सोशल इशू के ऊपर। उससे एक तो क्या आएगा कि आपको जो लैंग्वेज है ना, आपको लिखने की प्रैक्टिस, आपकी लिखाई की, फिर दूसरा बोलने की प्रैक्टिस। एक सोची समझी स्कीम के तहत मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम सिस्टम जब हमने इंट्रोड्यूस कराया है ना, तो हमने डिग्रेड किया उर्दू को और पंजाबी को, हमने इंटेलेक्ट अटैच कर दिया इंग्लिश के साथ। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। इफ़ द स्टूडेंट इज़ फीलिंग कंफर्टेबल इन सबमिटिंग हिज असाइनमेंट इन उर्दू ही कैन। अच्छा, बट हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि हमारा लिंकन यूनिवर्सिटी से बिल्कुल, मैं वही सवाल करने लगा था। लेकिन मैं इनको ये सजेस्ट करते हैं हम लोग के आएँ, आप लोग हमारे पास आएँ, हम आपको देखें। हमारे यहाँ जो सबसे, हमारे जो रेक्टर साहब हैं डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब, उन्होंने सबसे जो अच्छी बात की, उन्होंने कहा बच्चों को फोर्स नहीं करना। बच्चा आपके पास डायरेक्ट मोड पे पढ़ेगा। ये नहीं है कि आप 3 घंटे की क्लास लेके चले गए हैं तो ख़त्म बात। बच्चे को आप बेशक 1 घंटे का टाइम दें और क्वालिटी टाइम दें, और डायरेक्ट मोड पे रहें। सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप है आपके पास, जूम है आपके पास, गूगल क्लासरूम है आपके पास, और बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें। वो कहते हैं कि जी मैम ये वाला उर्दू का लफ्ज़ है, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये वाला इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं। फिर टीचर्स यूज टू नहीं है अपने बच्चों के साथ ग्लॉसरी टर्म्स को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हर टर्म, हर चीज़ की डिक्शनरी है। मैथ्स कॉम की डिक्शनरी अलग है, बिल्कुल। और खाली मैथ्स कॉम नहीं, मैथ्स कॉम के 40 सब्जेक्ट इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। अब ड्रामा है ना, तो ड्रामा की ग्लॉसरी अलग है। बच्चे को ड्रामा राइटिंग पढ़ा रहे हैं तो उसकी ग्लॉसरी उसको साथ शेयर करें। ये टीचर की ड्यूटी है, और हम लोग तो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपने इंस्टीट्यूट में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, फ्लो के ऊपर फोकस करना है। जैसे बच्चों को ये नहीं पता कि गलती होता है कि गलती होता है, तलीम होता है कि तालीम होता है, ख़वातीन होता है कि ख़वातीन होता है। मतलब ये वो वाले इश्यूज़ हैं, इनको स्कूल के अंदर बताने चाहिए थे। लेकिन आई नेवर एवर फील कि जी मैंने इनको ये नहीं, ये स्कूल में तुम क्यों नहीं सीख के आए, मैं इनको डिग्रेड करूँ, मैं साइकोलॉजिकल टॉर्चर करूँ। नेवर। आपको नहीं आता मुझसे 10 बार पूछो। नहीं, वैसे मैडम जो आपने बात, बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है, हमने इसके ऊपर भी बात की थी हमारे इसी प्रोग्राम में मेहमान खुशी में, कि क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक लिंक नहीं होना चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पे उनकी लैंग्वेज का प्रॉब्लम देख रहा है तो उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए जो स्कूल से, कि आपका स्टफ़ जो है उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इसके ऊपर तवज्जो दें। तो ये अगर यूनिवर्सिटी को कॉलेज की तरफ जो है रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए कि आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे हमारे जो कंपटीशन हैं, जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उसमें रिपोर्ट होती है कि ये खामियां स्टूडेंट्स में देखी गई हैं, ताकि वो उसको कवर करें, और उनको कवर करने हैं टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, और उसके करिकुलम में। ये तो प्रॉब्लम आती है हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे। मैं कॉलेज चला रही हूँ ना अगर, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई बाहर से आके मुझे डिक्टेट करे। मैं अपने आप को अकेली स्कूल ऑफ थॉट समझ के बैठी हूँ। तनकीद बर्दाश्त करना सीखें, बर्दाश्त करना सिखाएं कि आपके एजुकेशन सिस्टम में यहाँ फ्लॉ है, आपके कॉलेज के अंदर ये वाली, आपके करिकुलम में ये वाली डेफिशिएंसीज हैं। हमारा पेपर, हमारा करिकुलम वहाँ से आता है, वहाँ से मॉनिटर क्यों हो रहा है कि वो वहाँ से हमें बताते हैं कि ये वाली डेफिशिएंसी। मैडम एक लीडरशिप का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसीलिए मैंने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात की ना। एक तो आपका बजट है, दूसरा आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। 85% आपका कहीं जा रहा है, और एजुकेशन का बजट आप निकाल के देख लें कितना है आपके पास। ठीक है, जब एजुकेशन का बजट ऐसे है कि आटे में नमक के बराबर, तो आप किधर जाएंगे ना। ये देखिए मैडम, हमने जो हमारा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जी, उसके अंदर रह के
टीचर क्या परफॉर्म कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ जी, टीचर एक अच्छा काउंसलर बन, देखिए आज का बच्चा ना नालायक नहीं है, जो मैंने परसीव किया अपनी प्रोफेशनल बच्चा कोई भी नालायक नहीं है, बच्चा कोई नालायक नहीं है, ये टीचर की ड्यूटी है कि वो उसको लेके कैसे चलेगा, ग्रो करे उसको उसने इसकी अपब्रिंगिंग, उसका ब्रॉटअप उसने किस तरह करना है। देखिए मेरे पास एक बच्चा आया, मैं से कहूँ तुम तो इस काबिल ही नहीं, तुम तो छत से छलांग मार दो, ऐसे भी केसेस हैं, ठीक है। अब मैं बच्चे को सिखाने पे राजी ही नहीं हूँ कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये टीचर की ड्यूटी है। आज का बच्चा ना लाइक नहीं है, वो यहाँ से सब कुछ पढ़ता है, आपसे ज्यादा इल्म रखता है, मुझसे ज्यादा इल्म रखता है। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं ना कि हाँ, उसके पीछे लगेंगे नहीं कि ये करो तुम में, हर टीचर के पास 40 बच्चा है ना, तो वो अलग अलग क्वालिटी रखता है, एग्जैक्टली ठीक है। वो जो कंपैरिजन है ना, वो देखो शाहजेब कितना अच्छा लिख के ले आया, हमजा कितना अच्छा लिख के ले आया, नहीं, जो बच्चा अच्छा लिख के नहीं ले आया उसकी क्वालिटी कुछ और है। आप उसको पहचाने, टीचर उस पर काउंसलिंग करे, उसकी उस स्किल को सामने लेके आए। बच्चा आजकल पेपर कर लेता है, जो हमारे यहाँ ग्रेड सिस्टम है ना कि ग्रेड के जरिए चेक करना है, हमने उसके मेरिट पे और 80 नंबर ले लिए, तो ज्यादा ही जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया है। अब तो 1100 बशारत जो है वो उसके साथ क्या आपने एक बात की थी, वो स्टिल मेरे घूम रही है कि जो फासला टीचर और स्टूडेंट का फासला मौजूद है। लेकिन आप देखिए स्कूल में एक पीरियड ख़त्म हुआ, अगला पीरियड शुरू हो गया, एक टाइम मैनेजमेंट जो है वो उन्होंने की होती है। तो उसके अलावा टीचर्स जो है वो दे आर नॉट सपोज टू आस्क द स्टूडेंट्स टू सिट इन क्लासरूम के भी, आप उसके बाद पेरेंट्स उसको लेने आ जाते हैं। तो जो हमारा सिस्टम है या जो एक टीचर है वो कैसे उसके साथ एक इंटरेक्ट और अपनी क्लासरूम से ज़्यादा उसको टाइम दे सकता है, क्या आपके ज़हन में है? सर ऐसा है ना कि स्कूल लाइफ में हमारा टाइम पीरियड काफ़ी लॉन्ग होता है, उसमें अगर टीचर्स चाहें तो वो बहुत अच्छे से बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तादाद तो होती नहीं है बच्चों की कि अलग अलग, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब बच्चों को अलग अलग से ट्रीट किया जाए और सब बच्चों को अलग अलग से समझाया जाए प्रॉपरली। अगर हम चाहें, टीचर्स चाहें, तो वो अच्छे से बच्चों को कम्युनिकेट करके समझा सकते हैं। जी शाहजेब, आपने कुछ कल्चरल ड्रॉबैक्स की बात की जो ब्लॉक करते हैं फीमेल एजुकेशन को, तो उसमें कोई आपके ज़हन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, मिसाल है, या वैसे आपने जनरल बात की? सर मैंने जो बात जनरल की है, मतलब पाकिस्तान में तो जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि बहुत कम होता है, लाइक 100 में से कोई 50% केसेस होंगे कि वो उनको इंटरमीडिएट के लिए कहते हैं कि ठीक है आप इंटरमीडिएट करें, और 50 में से वो जो इंटरमीडिएट के बाद है वो कोई 30% पे आ जाता है। आपने ख़वातीन के हवाले से बात की थी कि ख़वातीन जो है उन्होंने फैमिली होनी होती है आगे जो बच्चे, तो आपने उनको बिल्कुल नैरो नहीं कर दिया कि उनका एक बहुत बड़ा जो किरदार है ख़वातीन का उसको सिर्फ फैमिली तक महदूद कर दिया? सर अब देखें, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना, ठीक है, उन्होंने तो एक बहुत अच्छी ड्यूटी जो है सियासी, ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी अच्छी एक ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अंजुमनों में काम किया। ये मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट रेंज में बात बताई है कि मतलब औरत का किरदार है, उसने ये भी करना है। जी जी, ठीक है, मतलब अगर वो इस चीज़ से इसको ही नहीं कर पा रही तो ऑब्वियसली वो मुल्क किस तरह संभालेगी। ऑब्वियसली इसके लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है ना, तो जब तक वो एजुकेटेड ही नहीं होगी तो मतलब तो उसके बाद ही आप कहना चाहते हैं कि जो तालीम ज़रूरी है, फिर वो किसी भी किरदार में एक बेहतरीन की जो है वो आइडियल किरदार के साथ तौर पे सामने आ सकती हैं। अच्छा राबिया, आपने जो बात की सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया को आपको नज़र आता है कि जो हमारी यूथ है वो लाइब्रेरी से दूर हो गए हैं, किताब से दूर हो गए हैं, और सिर्फ सोशल मीडिया, हर वक्त उनके हाथ में फ़ोन होना ज़रूरी है, किताब हो या ना हो? महसूस करती हैं आप? जी मैंने महसूस किया है, क्योंकि आज के दौर में हमारी जो यूथ है वो ज़्यादातर मोबाइल पर ही स्टडी करना पसंद करती है, या फिर बुक्स को तो हाथ लगाना शायद उन्होंने छोड़ ही दिया। बुक्स से पढ़ना ये सब कुछ उनको अब शायद अट्रैक्ट नहीं करता है, या कोई और रीज़न हो सकती है, लेकिन आजकल की यूथ जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर पढ़ना पसंद करती है। वैसे आपने कितनी किताबें पढ़ी? सर सीरियसली बताऊं तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैं भी मोबाइल पर ही ज़्यादा स्टडी करती हूँ। चलो आज की गुफ्तगू से ये एक मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं
कि जो तलबा हैं, सब तलबा और तालिबात हैं, सम टाइम वो दूसरों की जो चीज़ें उठा के तो उसको हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को करेक्ट करें। नौजवान अपने आप को करेक्ट करेंगे तो एक फ़र्द जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह ये फिर एक चेन बन जाएगी, और इस तरह सोसाइटी में हमारी में बहुत बेहतरी आ जाएगी। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. It's a Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. डॉक्टर अख्तर संधू प्रोग्राम मेहमान ख़ुसूसी में एक बार फिर हाजिर नए पैनल के साथ। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सादिया मजीद साहबा, फैकल्टी मेंबर हैं टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़, मोहम्मद हमज़ा, मनाल शहजाद BS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और इनके साथ हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मैडम, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे तो आपने रिसर्च के हवाले से बात की थी, तो रिसर्च को आप किस तरह देखते हैं हमारी सोसाइटी में जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, और ये जो टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ है वो इस लिहाज से किस तरह आप उसको प्रेजेंट करती हैं कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इसकी आपको मैं छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि हम स्टूडेंट से कोई भी एक्टिविटी अगर करा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में तो उसका डाटा हम सेव रखते हैं। जैसे हम कहें कि जी आप सोशल मीडिया पे ये स्क्रॉल करो कि किस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सेज ज़्यादा आ रहे हैं, कि लेट्स सपोज कि हमारे इंस्टीट्यूट का ऐड ही है, ऐड के ऊपर रिस्पॉन्सेज ज़्यादा आए हैं कि हदीस के ऊपर रिस्पॉन्सेज ज़्यादा आए हैं, ठीक है ना। और ये पर्सनली ये बच्चे इस चीज़ के गवाह हैं कि मैम हदीस के ऊपर रिस्पॉन्सेज ज़्यादा आए हैं, मतलब जो आपके इंस्टीट्यूट जो है ना वो उस तरह से जो कर रहा है कि जी आपका ये प्रोग्राम है, या आपका जो लिखने वाला कंटेंट है, जो राबिया कह के गई है, एक ना बिहेवियर डेवलप कर दिया गया है कि जैसे पढ़ने लिखने की चीज़ की तरफ हम जाएंगे तो ना जिस तरह पर कोई बोरिंग चीज़ है या कुछ है, लेकिन टैलेंट इसको ना बड़ी अच्छी तरीके से आगे लेके जा रहा है कि हम इसको जो भी डाटा है हमारे पास उसको हम सेव रखते हैं, उसके बाद बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं कि इसके ऊपर एक ना जिसे कहते हैं ना एक पायलट स्टडी करके देखो कि हम लोग तो खैर प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैडम, कभी आपने इस तरह की भी स्टडी करवाई है कि जो कमेंट्स देते हैं स्टूडेंट्स नीचे और जिसको बड़ा ये अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी लैंग्वेज का मेयार क्या है और उसकी जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है वो क्या है? आपको कभी कुछ उसमें कोई चीज़ नज़र आती है कि बिल्कुल अभी रिसेंटली मुझे कल परसों अपने बच्चों के साथ यही थोड़ा सा एक मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो बच्चों के कंटेंट जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं और वो किस लैंग्वेज में है और
वो जो कमेंट कर रहा है ना, उसका देखिए हमें साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। एक सोशो लिंगुअल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है हर चीज़ का, उसके टेम्परामेंट का भी, उसके एक्सट्रीमिज्म का कुछ, जैसे देखे ना, कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है तो उसके पीछे कोई कॉज होगा। ये नहीं हो सकता कि आप ना इल्लतो मालूल के बगैर चल सके, ठीक है ना। जब ये चीज़ें होती है तो हम उसको देखते हैं कि आखिर एकदम हमारे यहाँ, आपको भी पता है प्रोफेसर साहब, एक ना हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम अगले को फ़ौरन डिग्रेड करते हैं। ये पंजाबी में कमेंट दिया है, इसको तो कुछ नहीं आता होगा, हो सकता है उसका इलाका ऐसा, उसका एरिया ऐसा, हो सकता है वो आपसे बड़ा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, तो हम उसको इग्नोर नहीं करते, हम उसको लेके आते हैं, हम उससे बात करते हैं कि आपने कमेंट दिया था, ये किस लिए दिया था। हम एटलीस्ट इतना सोचते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या है, बिहाइंड द पिक्चर क्या है, उसका सोशल लैंग्वेज और जो है ना लिंगुअल, हमारा लिंगुअल सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड हम ज़रूर कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है। और आपको पता है सोशल, लिंगुअल और कल्चर कितना रिसर्च में इम्पॉर्टेंट है। ये मैडम इतना इम्पॉर्टेंट है, आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया है कि हमारी जो ख़ास तौर पे जो हिस्ट्री है या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो कल्चर है और लैंग्वेज है उसको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। और बाहर की जो किताब छपी हुई है और उसका वो तो अपने कल्चर के मुताबिक, वो तो अपने कल्चर के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे जो कल्चर को टोटली इग्नोर किया जाता है। और हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी पूरे मुल्क की बड़ी खूबसूरत है और उसमें बड़ी एक फोक विजडम है, वो बहुत ज़्यादा है। मोहम्मद हमजा, आप जो है वो बात कर रहे थे कि बोर्ड में जो पेपर चेकिंग होती है उसके बारे में कुछ आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। हमारे जो जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के ख़ास तौर पे, तो उसमें काफ़ी एक मॉनिटरिंग सिस्टम है और बड़ा उनकी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स को क्या मसाइल? सर, मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि जो पेपर चेकिंग की जो उनका क्राइटेरिया है वो ये होता है कि उनको पेपर चेक करने के जो है वो उनको एक पे मिलती है। उस हिसाब से उन्होंने जितने पेपर उन्होंने चेक करने होते हैं और उनको उस हिसाब से उनको पे किया जाता है। तो मैं इस हिसाब से कहना चाहता हूँ कि उस हिसाब से वो चेकिंग करते वक्त जो है वो इस चीज़ का मेरे ख्याल से ये है कि वो लिहाज नहीं करते कि शायद इस बच्चे ने जो है वो मेहनत की हुई है। वो कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो इग्नोर हो जाती हैं उनके करते करते चेकिंग, कि वो उसको पॉइंट आउट नहीं करते, उसके वो मार्क्स नहीं लगाते। सर, सेकेंडली ये है कि उनकी जो है ना एक, तो आप चाहते हैं कि उनको होना चाहिए, उसको जो ऑब्जर्वेशन वो फील कर रहे हैं, यस, उनको उसके ऊपर या नंबर कम करने चाहिए या ज़्यादा करने चाहिए, उसको क्वालिटीज़ का और ये डिमेरिट्स का क्या? जितना एक पेपर जो है, जैसे कि एक 75 मार्क्स का फॉर एग्जांपल पेपर है, तो उसको हिसाब से उसको टाइम देना चाहिए कि उसकी चेकिंग जो है वो इतने मिनट में होनी चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि अब एक बच्चा है उसने कम लिखा है पेपर के अंदर, उसकी चलो जो है वो टाइम उसको कम दिया जाए पेपर को चेक करते वक्त, लेकिन जिस बच्चे ने पूरा लिखा है उसको जो है वो उसी टाइम के ड्यूरेशन के अंदर जो है क्योंकि हमारे पेपर जो है वो ज़्यादा चेक होने चाहिए, उस हिसाब से अगर हम करना चाहें तो हमसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हमारी नज़र से निकल तो जाते हैं लेकिन वो हम चेक नहीं कर पाते। और सेकेंडली सर, मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जब बच्चा जो है वो अपना रिवाइज़ करना चाहता है, जो उसको लगता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि वो कहते हैं कि काउंटिंग मिस्टेक्स जो हैं वो आप सिर्फ कर सकते हैं, आप चैलेंज नहीं कर सकते एग्जामिनर को। तो अगर जो है वो एग्जामिनर से हो सकता है, ज़ाहिर बात है हम इंसान हैं, गलती का पुतला है, तो गलती हो जाती है, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर देखें, अगर गलती हो गई है, अगर काउंटिंग मिस्टेक का मसला नहीं है, इसके अलग जो है वो मसला है, मसाइल हैं, तो वो हल नहीं किए जा सकते। तो मेरा ये मसला था कि उसको जो है वो टाइम देना चाहिए पेपर चेक करते वक्त। अच्छा, ये बात ये है कि जो एक रीकाउंटिंग और रीमार्क, उसमें तो ये प्रॉब्लम होती है कि फिर जो अगर रीमार्क का पहले जब नहीं होता था तो दरखास्तें आना शुरू हो जाती थी, क्योंकि बच्चे घर में जा कहते हैं जी मेरा पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ है, ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, और पेरेंट्स उसको करके तो वो अप्लाई कर देते हैं, और वो फिर कब आगे अगला इम्तिहान कब होना है, तो ये सारा वो एक बहुत ज़्यादा पंडोरा बॉक्स खोल देते थे। लेकिन ये जो आपकी बात है, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, लेकिन आई सपोर्ट इट कि जो पेपर चेक करते हैं उसको लैंग्वेज का ख्याल रखना चाहिए और उसकी पूरी क्वालिटी का ख्याल करना चाहिए। तो हमें भी ये इसके ऊपर एतराज़ है कि जो स्टूडेंट्स के इतने 90% मार्क्स, हमें ये होता था कि जब हमारी एक जनरेशन थी तो हमें ये कहा जाता था कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न आ जाए तो ये आप बड़ी बात होती, 60% मार्क्स। तो यूनिवर्सिटी में अगर आपने जाना है तो आप 60% मार्क्स लें, और हम उसके लिए स्ट्रगल करते रहते थे। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल और
हमने देख रहे हैं। तो हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट है, मनाल शहजाद साहिबा, BS कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हैं। तो आप ये बताएं कि दाखिले के टाइम किए जाने वाले जो वादे हैं, तनासब के हिसाब से जो कम सीटें रखी जाती हैं या जितनी भी सीटें रखी जाती हैं, उसके बारे में आपकी रिजर्वेशंस हैं, वो क्या हैं? सर, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आने के बाद जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, तो यूनिवर्सिटी वालों ने एक क्राइटेरिया रखा होता है। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी वालों ने क्राइटेरिया रख दिया 80%। अब इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 80% तक फॉल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक नंबर से रह जाएंगे। मतलब आप 81.75 वाले को एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो 81.00 या 02 पे फॉल कर रहा है, आप उसको एडमिशन नहीं दे रहे। तो अगर आप एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपनी सीट्स भी उसी पर्पस के लिए रखें। सेकेंडली, मैं एक और पॉइंट इसी बात पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतने एडमिशन नहीं होते बच्चों के, और प्राइवेट सेक्टर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान इतना वेल डेवलप्ड कंट्री हो तो हम इतने कर्जों में ना डूबे हों कि हम प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड कर सकें। तो प्राइवेट सेक्टर में जब कोई बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो सर फिर क्या हमारे लिए सिचुएशन बनती है कि बहुत से बच्चे अपनी तालीम छोड़ के बैठ जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि इतनी फ़ी हम नहीं दे सकते, तो उसका यही हल बनता है कि बच्चे अपनी तालीम, जिन बच्चों को शौक़ होता है आगे पढ़ने का, लिखने का, जो किसी मुकाम पर जाके कुछ बन सकते हैं, उनकी तालीम रह जाती है। अच्छा मनाल, इसमें ये आप बिल्कुल बात, आई सपोर्ट 100% कि एक बच्चे के नंबर 80% हैं और एक 81% हैं, तो 80% वाला आपने उसको क्यों डिस्कार्ड कर दिया? वो एसेट है हमारा, वो एक ब्रेन है। एक नंबर कम आने से, 10 नंबर कम आने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसकी सीट्स जो हैं वो उसको ज़्यादा कर देनी चाहिए। मसलन ये कि 70% तक जितने भी उनके मार्क्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को इंतज़ाम करना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, अगर इनको हम अकामोडेट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में फिर वो दाखिला लेने के काबिल नहीं होते। लेकिन उसमें आप रुझान भी देखें कि जो आम लोग भी हैं, जो जिनका यानी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, वो भी, उनका भी रुझान ये है कि हमने सरकारी कॉलेजेस में जाके दाखिला नहीं लेना, जबकि वहाँ पे एक सिलेक्ट जो टीचर्स होते हैं प्रोफेसर कमीशन के कंपटीशन से निकल के आते हैं और बड़ा अच्छा वहाँ पे जो है वो एजुकेटेड लोग होते हैं। इसके बावजूद फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस, वहाँ पे तकरीबन 34 PhD हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप किया हुआ है, और MPhil हैं, 80 से ज़्यादा MPhil हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो उस कॉलेज में तादाद भी कोई 10,000 है। लेकिन ये है कि रुझान, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा ये हो जाए कि सरकारी जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसकी तरफ जाएं, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा, क्या आप समझती हैं इस बारे में? सर, जैसे अभी आपने बात की है, मैं इसी साल की, अब मैं यूनिवर्सिटी का नाम लूँ या ना लूँ मैं नहीं जानती, लेकिन इसी साल जब हमने फॉल में एडमिशन्स लिए हैं, तो सर हमारी एक यूनिवर्सिटी में 18,000 बच्चे अपीयर हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 या 3,000 का सिलेक्शन हुआ है, जबकि उनमें से 7 या 8,000 बच्चे एंट्री टेस्ट पास कर गए थे। तो सर फिर अगर इतने बच्चों का रुझान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ है कि 18,000 बच्चे एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं और उसके बावजूद 7,000 बच्चे अगर पास हो रहे हैं, तो फिर भी आप 3,000 बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, तो ये बाकी के बिल्कुल मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। बल्कि मैं इससे भी आगे जाता हूँ कि जो बच्चा पास होता है उसका हक है, तालीम उसका बुनियादी हक है कि गवर्नमेंट उसको तालीम दिलवाए, वो अरेंजमेंट उसके करे, उसकी बिल्डिंग जो है वो उसका अरेंजमेंट करे, टीचर्स का अरेंजमेंट करे। हाँ, अगर आगे उसको जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें उसको फैसिलिटेट ना किया जाए, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आगे ग्रेड दिए जाएं, अगर नहीं देते तो वहाँ पे ड्रॉप किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम भी है कि उसमें जो स्टूडेंट्स को ड्रॉप भी नहीं किया जाता। पहले लोग फेल होते थे, आजकल फेल भी नहीं होते। मैडम सादिया, क्या ख्याल है इसके बारे में कि पहले जो एनुअल सिस्टम होता था उसमें लोग जो हैं वो पास हो जाते थे तो बड़े जश्न मनाते थे, और मोस्टली जो है वो होते थे जी इनकी कंपार्ट आ गई है। अब तो वो कंपार्ट का लफ्ज़ ही नहीं सुनते। तो जो मनाल बात कर रही हैं वो बड़ी जेन्युइन बात कर रही हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कि जो वहाँ पे जो एक स्टेन करते हैं, जो बुनियादी तौर पे जो सिस्टम है, जो अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट में हम पढ़ते हैं तो कि वो कहते हैं जी कि आप उसको स्टेन करें,
और स्टूडेंट जो है प्राइमरी मिडल ये सारा इस लिहाज से बनाया कि जो वहाँ से उस काबिल नहीं है तो वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएं, और जो आगे जो हैं वो हाई स्कूल में जाते हैं वो वहाँ से ड्रॉप हो जाएं, और उस तरह जाते जाते जो यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर जाते हैं वो बहुत शाइनिंग टैलेंटेड हों, क्योंकि जाके उन्होंने कल को ऑफिसर बनना है और जितने भी अफेयर्स हैं उनको डील करना है। तो क्या उसका जो सिस्टम है उसके ऊपर हम कहाँ खड़े हैं हमारे पाकिस्तान के? सर अगर आप अमेरिका और पाकिस्तान की डायरेक्ट बात करते हैं तो सॉरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात। अमेरिकन स्कूल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम तो इंटायरली डिफरेंट है ना। वो तो आपको पता प्लेटोस की फिलॉसफी पे बेस करता है। वो कहता है कि आप बेहतरीन दिमाग आगे लेके आए और जो डल है उनको पीछे करें। वो प्लेटोस की आपको पता है फिलॉसफी एक ऐसी ही है कि वो कहता है बेहतरीन दिमागों को बिठा के इकट्ठा, तो दैट्स वेयर दे आर रूलिंग ना एट द मोमेंट, कि मतलब वो पूरी कंट्री को ग्लोबल वर्ल्ड को जिस तरह वो कर रहे हैं। ये जो मनाल बात यही कर रही है ना कि अगर बेहतरीन स्टूडेंट है उनके इतने 80% एक नंबर से आप उसको इन पाकिस्तान व्हाट वी आर डूइंग कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे वो आपको 85% की बुनियाद पे नहीं परखते। वो आपको जज करते हैं आपकी इंटेलेक्ट, आपकी पिकिंग पावर, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी वो मेंटल स्किल्स। मैडम सादिया आप देखेंगे वो बच्चे को तैयार भी तो उसी लिहाज से करते हैं, जिस लिहाज से आप तैयार करते हैं इम्तिहान भी तो उसी का होना है। जैसे अब आपने मुझे पूछा एनुअल सिस्टम, हमारे यहाँ हर चीज़ को बैलेंस करना और सस्टेन रखना इतना मुश्किल है। वही पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है फिर कि आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही हैं। पहले एनुअल सिस्टम था तो याददाश्त का इम्तिहान था कि 2 साल पढ़ के जो आपने दिया आपको जो याद रह गया। आपको याद होगा पुराना जर्नलिज्म का पेपर कैसे आता था अखबारों के अंदर से, वो CSS का पेपर लगता था जिस तरह का जर्नलिज्म का पेपर आता था। अब सेमेस्टर सिस्टम है। अब हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट, पब्लिक सेक्टर, हर जगह सेमेस्टर सिस्टम, हमने कोर्सेज की बहुत डिसिप्लिन की। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में इतने डिपार्टमेंट नहीं थे, आपको याद होगा। अब तो वो उसमें बहुत सारे अब जब आपने स्टूडेंट और इतनी पढ़ी लिखी हो तो रिसोर्सेज वैसे नहीं है ना। आपने फिर आप देखते हैं कि अच्छा 40 सीटें हैं, हम सिर्फ 2 सेक्शन बना सकते हैं। अच्छा 81.2 वाले को रख लो, 81.1 वाले को निकाल दो। ये बहुत बड़ा इशू है और इसको एड्रेस होना चाहिए कि आप एक ऐसा क्राइटेरिया सेट कर दें कि जी हमारे रिसोर्सेज हम बढ़ाएं, अपना बजट बढ़ाएं, अपनी पॉलिसी को आगे लेके चलें और उसमें हम करें जी जो 80% तक जितने बच्चे आएंगे वो हम एकोमोडेट कर सकते। क्वेश्चन को जो मनाल ने जो पॉइंट किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम एक और भी हो सकता है कि ये जो बात कर रही हैं कि एक बंदा जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेंसेस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनको वो स्टूडेंट को डिस्कार्ड कर देती हैं कि जी हमने तो इतनी सीटें रखनी हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप इसमें फिर दूसरा इसका ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं? जहाँ तक टेलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ को मैं तो जानती हूँ, ये एक यूनिक अप्रोच के साथ आया है। तो ऑब्वियसली हमने यही वाली अपनी सोसाइटी के अंदर देखा कि स्टूडेंट को किस कदर डिग्रेड किया जा रहा है। तो उसको हमने कहा कि आओ और अपना मेरिट बेस्ड और अपना जो है ना नीडी बेस्ड स्कॉलरशिप दोनों ही ऑफर कर रहे हैं। 1 लाख समथिंग है लेकिन ही इज़ पेइंग 40,000 और 45,000 ओनली। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला इदारा यार हो सकता है हमें देख के किसी और को भी ये सोच आ जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ एलीट क्लास के इस वक्त कितने प्राइवेट सेक्टर हैं जिसमें सिर्फ एलीट क्लास ही जा रही है, और फिर वो जो क्लास की आपकी सेग्रीगेशन है वो हमने इंस्टीट्यूट के अंदर भी ले आए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, हम एक यूनिक अप्रोच के साथ आए हैं। जो आपने अभी बात की है कि वहाँ पे जो एलीट क्लास और वहाँ पे जो है, तो आप नहीं समझते हैं कि एक मिट्टी से पैदा हुआ है यहाँ पे बच्चा, उसको सिलेबस आपने बाहर का पढ़ाया है, लैंग्वेज आपने यहाँ की नहीं बोलने दी, तो उसका जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं हो जाता? प्रॉब्लम भी होता है। फिर आप देखिए यहाँ के कल्चर से आप कट ऑफ हो जाते हैं, अपनी धरती से कट ऑफ हो जाते हैं, तो उसके एक दूसरा जो है वो तो फिर मेरा ख्याल है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं। देखिए जिसने पढ़ा एजुकेशनिस्ट में बिल्कुल, जिसने पढ़ा ही फ्रेंच थिएटर है उसको सिंध के बारे में क्या पता होगा जी? उसको आपके कल्चर के बारे में क्या पता होगा? वो क्या रिसर्च करेगा, वो क्या रिफॉर्म्स लेके आएगा? और दूसरा ये है कि जब अगर वो कहता है जी कि मैंने तो इधर रहना ही नहीं पाकिस्तान में, मैं तो फ्रांस में जा रहा, तो क्या फ्रांस में जाके उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं वो? और आप ब्रेन ड्रेन कर दें, ठीक है, तो आपकी अपनी अवाम के पास क्या है? ब्रेन ड्रेन तो तब होगा ना जब वो बहुत अजीम ब्रेन होगा, कोई क्रिएटिव होगा, कोई इन्वेंटर होगा, कि वहाँ पे जाके तो जो जिस लैंग्वेज और कल्चर की बुनियाद के उधर गया है वहाँ पे तो परफॉर्म वो नहीं कर सकेगा। सेकंड सिटीजन के हैसियत से सेकंड आपकी हो गई हर लिहाज से, और वहाँ पे वो आपको इस तरह से परफॉर्म करने में, और आपको पता है गोरा बड़ा चालाक है,
ठीक है ना। गोरा आपकी पॉलिसीज और आपके स्कूल ऑफ थॉट को कभी प्रमोट नहीं करता। उसके जो अपने वैसे भी हमने देखा है, मैं आई हैड बीन इन इंग्लैंड, उसमें ये होता है कि जो सेम डिग्री पाकिस्तानी एक ने ली है तो वो उसको प्रेफर नहीं करेंगे, वो दूसरों को प्रेफर रिगार्ड ही कोई नहीं है उसका वो करते ही नहीं है। आपको दोबारा वो पेपर एक उनका पास करना पड़ता है, फिर वो आपकी डिग्री को तस्लीम करते हैं। दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग नाउ ना, मतलब विद पाकिस्तान। तो हम अपना फ्रेंच और इटालियन थिएटर पढ़ा के कहेंगे कि जी हम अपने मसाइल को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सिलेबस जो है, ये जो करिकुलम है उसमें ये है कि उसमें वेस्टर्न चीज़ें भी मौजूद हैं, एशियन भी हैं, लोकल भी हैं। बड़ा अच्छा कंपोजिशन है, कंपोजिशन है। और मैं कोई एंटायर वेस्टर्न नहीं हूँ। आपको जब अपना एक्सपोजर लेना है और सारी दुनिया का नॉलेज हासिल कर रहे हैं आप, मतलब वो वाली बात नहीं है कि जी आप मुसलमान हैं तो आपको बाइबल पढ़ना होगा। वेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं वो हर लिहाज से, बिल्कुल। तो जो अगर वो रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें उनको बिल्कुल उनके अंदर रिफॉर्म्स देखें ना, एक हर चीज़ के अंदर बड़ी कैपेसिटी है। आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, उसको किस तरह से रिफॉर्म्स लेके आते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा हमज़ा, आप बताएं, जो लाइब्रेरी की हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करें कि जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल है कि वो उसकी क्या सिचुएशन है, कैसे उसको हम प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि आप देखें कि जो वेस्ट में, ख़ासतौर पे जो मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, वहाँ पे जो बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि उनको वो लाइब्रेरी में लेके जाते हैं। हर जो है इस जो बारो है, अब यहाँ पे समझा जाता है कि नहीं लाइब्रेरी की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये जो मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ मौजूद है। तो आप देखें जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें निकाले हैं, उन्होंने लाइब्रेरी को डिस्कार्ड नहीं किया। वो बच्चों को लाइब्रेरी, हम ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम करते थे तो वहाँ बच्चे की लाइन, हालांकि वो आर्काइवल सोर्सेज हैं वहाँ सारे, इसके बाद भी छोटे छोटे बच्चों की लाइनें लगी होती थी और वो उनकी टीचर्स जो हैं वो उनको लेके लाइब्रेरी में। तो आप इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल ठीक, आपने सही बात किया है कि जो अमेरिकन सिस्टम है या चाहे अब किसी भी कंट्री में बात कर लें अब्रॉड में, तो वो एक ये करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी एडवांस आ जाए, वो लाइब्रेरीज जो है उन्होंने अपना ये रूल बनाया हुआ है कि 24/7 जो है वो आपको देखेंगे कि वो ओपन रहेंगी। जो उनकी एक्चुअली जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उनका भी यही है क्राइटेरिया और उनका भी यही रूल है कि वो 24/7 जो है वो हर वक्त जो है वो ओपन रहती हैं। इस वजह से नहीं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ है या हमारी जैसे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है, उसमें जो है वो मेरे ख्याल से कोई जो है वो वीकेंड के दिन भी जो है वो आपको उधर जो है वो इतना जो है वो रश ना मिले। लेकिन बात यह है कि बच्चों का जो है वो रुझान ही नहीं है कि वो बुक रीडिंग से वो घबराते हैं। क्योंकि उनके पास जो है वो एक जो है वो ई लर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वो लर्निंग करते रहते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जो है वो हम रीडिंग की तरफ ज़्यादा आएँ, ताकि हमारी नज़रों के सामने से जो चीज़ें गुजरती जाएंगी वो हम जो है वो ज़्यादा उसकी जो है वो एफिशिएंट जो है वो उसकी लर्निंग होगी। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग की जा सकती है बुक रीडिंग के थ्रू। जी मनाल, आप जो एलोकेशन ऑफ सीट्स के ऊपर बात कर रही थी, तो आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है कि इसको हल किया जा सकता है? मसलन मेरे ज़हन में ये बात है कि हम ज़कात, उसमें से भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट देती है, पीफ में देती है, और भी बहुत ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स हैं जो वो स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। अगर इनको चैनलाइज कर लिया जाए सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, और उनको यूनिवर्सिटीज़ के साथ किया जाए कि इतने जो है ना वो दाखिले आप उनको कर लें बगैर, तो मेरा ख्याल है कि दिस वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। यस सर, अभी आपने ज़कात स्कॉलरशिप के बारे में बात की, इसके बारे में मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में लोअर क्लास तो ज़कात स्कॉलरशिप ले सकती है, लेकिन देयर इज़ लोअर मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। अब हायर मिडिल क्लास वो तबका है जो ज़कात पेयर्स हैं, वो ज़कात ले नहीं सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वो इतनी ज़्यादा फ़ी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो वो ज़कात स्कॉलरशिप के अहल कैसे हो सकते हैं कि वो जो अमीर है वो फीस नहीं दे सकता? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। सर, जो एलीट क्लास है वो तो फ़ी दे सकता है, और लोअर क्लास जो है वो ज़कात स्कॉलरशिप के एलिजिबल है, लेकिन मिडिल क्लास लोग जो कि ज़कात पेयर्स बजाते खुद हैं, नहीं, लेकिन वो मसला ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो एक मैकेनिज्म है उसके लिहाज से वो उनका बिल देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि उनके बच्चे जो है वो बड़े बड़े इदारों में पढ़ रहे हैं या पब्लिक स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका जो इनकम लेवल है वो कम है, तो उनको वो दे देते हैं। उन्होंने बाकायदा एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर ज़कात स्कॉलरशिप्स ही यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। मोस्टली जो हायर लेवल है वो ज़कात स्कॉलरशिप्स का है। अच्छा,
मेरे ख्याल है कि उसमें बहुत ज़्यादा है, बस जो टैलेंट जो है ना वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो जैसे मैं पीफ स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, और उसमें फिर एक ये और भी बात हो सकती है कि अगर अवेयरनेस ऐसी हो कि जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो अगर अपने बाप दादा के नाम के ऊपर कोई प्रोजेक्ट की फंडिंग कर दें या कि स्टूडेंट्स की फंडिंग कर दें, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बाहर भी ऐसे होते हैं जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि बजाय इसके कि वो सोसाइटी में किसी और सेगमेंट की तरफ जाएं, वो तालीम की तरफ जाएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी हासिल हो सके। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, एक हमारे पास एक्सपर्ट थी सादिया मजीद साहबा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और ऐसे एवेन्यूज़ के ऊपर बात की कि जिनके ऊपर ज़रूरत है हमारे माशरे में। दूसरा, हमारे पास डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स थे, स्टूडेंट्स टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ के। उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें क्या ज़रूरियात हैं, कहाँ पे गैप्स हैं और कहाँ पे डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है, उन्होंने उसको बाकायदा उसका हल भी पेश किया है। उम्मीद है कि जो साहिबाने इख्तियार हैं उन तक ये आवाज़ पहुँची है और वो इन मसाइल को हल करेंगे। इनके मसाइल नौजवानों के हल होंगे तो पाकिस्तान में खुशहाली होगी, क्योंकि ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारी खुशहाली है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा सब कुछ है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।